नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। आज नोएडा में 2 जुड़वां टावर गिरा दिए गए हैं। दोपहर 2:30 बजे सफलता से धमाका किया गया। गिराए गए टावर से बहुत पास में रिहायशी इमारतें थी। डर था कि कहीं धमाका गलत हुआ तो नुकसान ज्यादा ना हो जाए, लेकिन हर आशंका गलत साबित हुई है। जहां कल तक टावर थे, आज वहां 55,000 टन मलबा है। लेकिन अब सवाल यह है कि धमाके के तुरंत बाद आखिर क्या क्या हुआ और अगले 90 दिन तक क्या क्या होगा। ये बड़ी बिल्डिंग, वो ट्विन टावर, वो ऐतिहासिक पल और एक भूकंप जैसी कंपन जमीन में सुनाई दी है। ये बड़ी बिल्डिंग, वो ट्विन टावर, वो ऐतिहासिक पल और एक भूकंप जैसी कंपन जमीन में सुनाई दी है। सारी बिल्डिंग्स इंटैक्ट हैं, सिर्फ जो टूटनी थी वही टूटी हैं। जो होना था बेस्ट हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, एवरीथिंग इज फाइन। फाइनली ये अपने अंजाम तक पहुंची। जो काम 10 साल पहले हो जाना चाहिए था वो अब 10 साल बाद फाइनली हो गया है, तो इस बात की खुशी है। और कोई डैमेज नहीं हुआ, बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूशन इसका हुआ अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है, तो उसकी भी बहुत खुशी है। थोड़ा टाइम लगेगा, डस्ट तो बहुत है अभी। ऐसे जो सूचना मिली कि कोलैटरल डैमेज नहीं है। एडजॉइनिंग सोसाइटी से हम लोग हैं, तो अभी जाके देखेंगे क्या इसमें स्थिति है। बहुत बढ़िया किया है, जितना भी किया है सबसे अच्छा किया है। कम से कम दूसरों को सबक तो मिलेगी। ये भ्रष्टाचार का रावण आज सबसे ज्यादा खत्म हो गया। ये कुछ नहीं, ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन है योगी सरकार का। कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता और आगे आने वाले समय में भी कोई ऐसा सोचेगा भी नहीं। तो एक हमारी इंडियन जुडिशरी की एक जीत हुई है और उससे बड़ी जीत हुई है उन लोगों की जिन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया कि उनके घर पे भी गिर सकती थी बिल्डिंग। पूरे इंडियन का सीना चौड़ा हुआ है। अब ये भ्रष्टाचार लोगों के लिए आईना है। कोई भी गलत काम करेगा बख्शा नहीं जाएगा। एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, किसी भी ब्लैक पे अगर आप देखें तो ये देखिए किस तरह का ये डस्ट जो है लोगों के ऊपर में आ रहा है। पहली बार ही देखा हूँ ऐसा। कुछ नहीं, देखते देखते खत्म कहानी, 1 मिनट में भी नहीं लगा। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव काम हुआ है। बिल्कुल साइलेंट से एकदम बिल्डिंग गिरी है। 5 सेकंड के अंदर बिल्डिंग बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुकी है। सबने लाइव देखा। बहुत ही अच्छा प्रोसेस मेक इन इंडिया का था। बहुत ही ज्यादा गुड। पोल्यूशन कितना है उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी शर्ट पर अभी भी धीरे धीरे ये कण पड़ रहे हैं। यानी यहाँ पर अभी भी भले ही दिखने में पोल्यूशन ना हो, लेकिन पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। जो पत्ते हैं उनके ऊपर पूरी एक लेयरिंग आ गई है। पूरी थिक लेयर है ये यहाँ पे धूल की, जो कि इन पत्तों के ऊपर लगी हुई है। जो इमारत थी वो इमारत नहीं। यहाँ पर कितनी खुशी इस बात की कि सच्चाई की जीत हुई। जी हमें बहुत खुशी है। ये जो डेमोलिशन है, आप ये समझिए कि ये एक जैसे बुक में एक थ्योरी लिखी जाए उस तरीके से इन्होंने डेमोलिश किया है। कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट आई है।
जितनी भीड़ रामायण में नहीं होती उससे ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। और ऐसे एक नहीं, जितनी बिल्डिंग है सारी गिरानी चाहिए इस वक्त इनको। थोड़ा सा मलबा रोड पे और एटीएस की वॉल की तरफ गया है। बाकी जो लार्जर डिटेल्स हैं साइट पे चेक हो रहे हैं। डस्ट क्लाउड जैसा हम सभी लोगों ने देखा इमीडिएटली डिसिपिएट हो गया था। हमारी सारी मशीनरी, स्मॉग गन्स, स्वीपिंग मशीन्स, वाटर टैंकर साइट पे ऑपरेशनल हो गई हैं। विद इन हाफ एन आवर जो अंदर का जोन है जो बैरिकेड किया गया था, जैसे ही अंदर से क्लियरेंस आएगी अंदर की साइट में भी क्लिनजिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो लार्जली ऑल इज ओके। बाकी जो डिटेल्स हैं दे विल बी क्लियर मोर आफ्टर 1 and a half. If there is any leftover explosive which could become a safety issue. Second is about the debris, and thirdly about the smog in the area so that the visibility, and we need to restore the traffic as quickly as possible. गेजा कंट्रोल एस कैपिटल, कृपया नोट कर लीजिएगा। जो भी बाउंडेड एरिया, कन्फाइन एरिया है उसको क्लियर बना कर रखेंगे, कोई अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये देखिए हमारा इंसिडेंट कमांड मोबाइल कंट्रोल सेंटर है। यहाँ से ये जो पूरा एक्सक्लूजन जोन है इसके ऊपर पूरी तरह से हमारा सीसीटीवी सर्विलांस है, उसका कंट्रोल रूम है। यहाँ पर ट्रैफिक की जो मॉनिटरिंग है वो पूरा यहाँ से मॉनिटर किया जा रहा है। इंसिडेंट कमांडर उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और इसके साथ जितना भी हमारा कम्युनिकेशन सेटअप है, जो पैरेलल कम्युनिकेशन सेटअप है जो वायरलेस का है, उसका पूरा लॉग यहाँ पे रखा जा रहा है, जिससे कि हम लोग पूरी तरह से एक्सक्लूजन जोन और उसके बाहर का जो ट्रैफिक वाला जो एरिया है वो ट्रैफिक का क्या मूवमेंट है उसको देख रहे हैं। गूगल मैप के माध्यम से भी जो हमारा पेरिफेरल ट्रैफिक है उसको भी हम लोग देख रहे हैं। अभी तक सारी स्थिति सामान्य है, और ये जिस तरह से हमने इवेंट को प्लान किया है पूरा उसी के अनुसार चल रहा है। It's a victory and victory against all these atrocities. और ये बहुत अच्छा है, इंडिया में एक एग्जाम्पल मिला। सबसे खुशी की बात है कि अभी मैसेज आया है कि नो कोलैटरल डैमेज। आधे घंटे पहले जब सायरन पुश दबा दिया गया, बजा दिया गया, आधे घंटे पहले हम पांचों आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ दूसरे का चेहरा देख रहे थे। और जैसे बटन दबने के इमीडिएटली बाद जब मैंने खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देखा तो सिर्फ वहाँ धूल का गुबार था और कुछ चिंताएं थी। और उन चिंताओं को देखते हुए हम लोगों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की, जेब से मास्क निकाले एंड हम सब भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए। और हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोर्ट था, उसको चेक किया, इट वाज कम्प्लीटली सेफ। एक एटीएस की तरफ हल्का सा एक जो कंपाउंड वॉल है उस पर थोड़ा सा पत्थर गिरा है, जिसकी वजह से 3 या 4 मीटर कंपाउंड वॉल टूटी है। एंड एवरीथिंग इज सेफ एज पर आवर प्लान। हम आपको सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ट्विन टावर जो मलबे में तब्दील हो चुकी है, लगभग 150-2 मंजिल का ये मलबा है। ये ब्लॉक्स टूटे हुए हैं और एकदम लहर के तरीके से ये पिलर अंदर की तरफ गए हैं। बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो यहाँ पर पूरे के पूरे हिस्से टूटकर गिर गए हैं, जिसमें 3-3 मंजिल एक साथ हैं। वो हिस्से हम साथ यहाँ देख पा रहे हैं। हमारी शर्ट पर अभी भी धीरे धीरे ये कण पड़ रहे हैं, यानी यहाँ पर अभी भी भले ही दिखने में पॉल्यूशन ना हो, लेकिन पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। शॉक वेव को कंट्रोल करने के लिए इन टायर्स का इस्तेमाल किया गया। होल्स के अंदर चार्ज लगाया गया, एक्सप्लोजिव लगाया गया। कुछ इस तरीके से प्लान किया गया था जिसमें छोटे टुकड़े ना निकल आए, लेकिन पिलरों के इस तरह के लोहे के हिस्से जरूर निकले हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि पर्दे टूट गए हैं।
वहां पर भी बहुत सारे लोहे के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वो छोटे टुकड़े हैं जो यहाँ टूटकर निकले हैं और यही वो टुकड़े हैं जिनकी वजह से जो कपड़े में आप छेद देख पा रहे हैं वो हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं छेद, जरूर इनके पीछे दीवार पर शीशा टूटा होगा या बाकी कोई डैमेज हुआ होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये लोहा बारूद से कटा हुआ है, यहाँ पे जला हुआ है, बारूद इसके बगल में टूटा है। पूरे एरिया में अभी भी आपको दिखेंगे तो जो यहाँ की टीम थी जिन्होंने ये पूरा एडिफिस की टीम, उसके अलावा जेट प्राइवेट लिमिटेड की टीम जिन्होंने इसको मलबे में तब्दील किया, इसको एक्सप्लोर किया, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस एरिया से जहां पे मैं खड़ा हूं वहां से 15 मीटर की दूरी पर इसका मेन पिलर था और 15 मीटर की दूरी पर जो मेन पिलर था जैसे ही एक्सप्लोड हुआ वो 15 मीटर आगे की तरफ आया और ठीक वैसे ही हुआ। कॉपी बुक एनालिसिस के तौर पर जो इसका पूरा डिटेल था वो आया सामने और ये आगे की तरफ आया। जो धुआं था, जो पॉल्यूटेंट था वो पीछे की तरफ गया और इसी वजह से पूरी क्लैरिटी मिली। एक बार फिर से आप चारों तरफ देखें, ये रिहायशी एरिया से घिरा हुआ है, करीबन 1000 घर इसके चारों तरफ हैं। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितना % आप इसे सक्सेस रेट मान रहे हैं? 100%। इसके अलावा अब जो मलबा है इसको कितनी देर में हटाया जाएगा और जब लास्ट मोमेंट था कैसा इमोशन था आपके मन में, क्योंकि आप प्रोजेक्ट मैनेजर? मलबा हटाने का काम 90 दिन में किया जाना है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर अगर इसमें कुछ भी गलत होता तो मेरी पूरी जवाबदारी रहती, क्योंकि अफ्रीकन एक्सपर्ट्स एडवाइजर थे, टेक्नोलॉजी थी, लेकिन काम एडिफिस को करना था और एडिफिस ने मुझे चुना गया था ये काम के लिए। तो अगर कुछ भी गलती होती तो ये मेरी जवाबदारी होती। क्या कुछ आसपास की बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है सुपरटेक या फिर? एज प्लान ATS विलेज की 10 मीटर बाउंड्री में लॉस हुआ है और ये लेकिन हमने पहले से बताया था कि इतना नुकसान होना है और जरूर कुछ शीशे भी टूटे हैं। दोनों बिल्डिंग्स के मैं एमराल्ड के अभी तक क्लोथ हटे नहीं है तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन ATS में मैं गया था तो मैंने कहीं देखा है कि शीशे टूटे हुए हैं। बेसमेंट में आप लोगों ने भी चेक किया, कुछ वाइब्रेटर्स भी आप लोगों ने वहाँ पर लगाए थे, क्या चेक किया है किस तरह? वो CBRI की टीम जाके चेक करके आई है। जो हमने क्रैक गेजेस लगाए थे उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, इट इज एज इट इज। लोग कब तक वापस आ सकते हैं, कब तक अपनी नॉर्मल? एज पर प्लान 5:30-6 बजे के बाद कभी भी लोग आ सकते हैं। डस्ट इतनी जल्दी सेटल हो जाएगी? डस्ट अभी सेटल हो चुकी, जो तो लिटिल बिट एटमॉस्फेयर में है वो तो हमने पहले भी बताया था कि आप 1 या 2 दिन तक मास्क पहन के घूमिएगा। ऐसे भी पेंडेमिक सिचुएशन है, कोविड चल ही रहा है, तो कोई एडिशनल एक्टिविटी नहीं है। मास्क आपको पहनना है, आप भी पहन के चल ही सकते हो। ट्विन टावर को तो महज 9 सेकंड में ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जो डस्ट का गुबार यहाँ पे निकला था उसको सेटल करने में काफ़ी वक्त लग रहा है। इस पूरे इलाके में आप देख सकते हैं अभी भी एक साथ कई फायर टेंडर और स्मोक गन काम कर रहे हैं। 1.5 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी पेड़ पौधे और आसपास के इलाके में पानी का छिड़काव किया जा रहा है जिससे डस्ट को सेटल किया जा सके। जैसे ही ब्लास्ट हुआ धूल का एक बड़ा सा गुबार निकला और हवा के साथ वो चारों तरफ फैल गया। अब उसी को सेटल करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले कि डेब्री हटाया जाए, इससे पहले कि मलबा हटाया जाए, ये कोशिश हो रही है कि पहले एक बार डस्ट को सेटल किया जाए। जो दीवार थी वो भी टूट गई है, उसी का ये मलबा पूरा नीचे बिखरा हुआ है, वो सब यहाँ से उठाकर लेकर जाया जा रहा है। उसके लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट कलेक्शन व्हीकल भी पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही यहाँ पर लगातार इनकी तैनाती की गई थी और अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आपको दिखा देते हैं पास से भी कि किस तरीके से जो दीवार टूटी है, जिस दीवार का अनुमान लगाया जा रहा था वो इस कॉम्प्लेक्स की दीवार है। उधर से ATS विलेज वहाँ पर है
एमराल्ड कोर्ट उस साइड है और जो इस तरफ की दीवार है उसी का माना जा रहा था कि वो टूट सकती है, उसको नुकसान हो सकता है और वैसा ही हुआ है, उसको नुकसान हुआ है और जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी भाग है वो उस तरफ गिरा है। लेकिन चूंकि जो डिमोलिशन होना था शुरुआत उसकी निचले हिस्से से होनी थी, फिर ऊपरी भाग तक वो जाना था ताकि नीचे का हिस्सा नीचे बैठता जाए, फिर ऊपरी गिरे। लेकिन ऊपरी भाग आप देख सकते हैं मेरे समक्ष सामने यहाँ पर गिरा पड़ा है और वो एटीएस की जो कंपाउंड वॉल है वहां पर जाकर गिरा, जिसकी वजह से एटीएस वॉल को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन इतना माना जा रहा था। पर जो क्रैक्स की बात कही गई थी वो क्रैक्स नहीं आए हैं। इन लोगों ने चेक किया है, जो एडिफिस इंजीनियरिंग पार्टनर्स हैं, साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद रही, सभी अंदर गए, उन्होंने चेक किया और उसी के बाद में यहाँ पर ये सफाई का कार्य और सेकेंडरी जो डिमोलिशन के कार्य की बात कर रहे हैं वो शुरू हुआ है। कल से पूरा यहाँ पे जितना भी ये पूरा एरिया है इसकी सफाई का काम और ज्यादा तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। अभी भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर तरफ ही जो सीएनडी वेस्ट कलेक्शन है वो यहाँ पहुंचा हुआ है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है कि किसी भी इंसान को यहाँ पर कोई तकलीफ हो तो उसकी तुरंत मदद की जा सके। साथ ही वेस्ट कलेक्शन लगातार यहाँ पर जारी है, पुलिस पर्सनल भी लगातार सुबह से तैनात रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ इस वक्त हमारे साथ हैं, ऋतु महेश्वरी जी। हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी असेसमेंट क्या है, क्योंकि आप अभी फर्स्ट हैंड असेसमेंट लेके निकली हैं। क्या इस डेमोलिशन को सक्सेसफुल माना जाए? बिल्कुल सक्सेसफुल डेमोलिशन है, जैसा प्लान किया था वैसे ही 2:30 पे ब्लास्ट हुआ और अराउंड 7-8 सेकंड में टावर दोनों डिमोलिश हो गए थे और हम लोग लगातार सारे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी वॉच कर रहे थे। पोस्ट डिमोलिशन का अभी का जो डेटा है और जो प्री डिमोलिशन का डेटा था वो एग्जैक्टली सेम है, तो एनवायरनमेंट वाला जो कंसर्न था वो भी वो ऐसा कोई इश्यू नहीं रहा। एंड आप देख सकते हैं कि जो एरिया इफेक्टेड था उस पर हम लोग वाटर स्प्रिंकलिंग, हमारी स्वीपिंग मशीन। एटीएस की दीवार का एक हिस्सा टूटा है, वो क्या जानकारी? एटीएस जो डिमोलिशन हुआ उसका जो टिल्ट था वो थोड़ा सा एटीएस की तरफ था, तो 10 मीटर बाउंड्री वॉल है जो डैमेज हुई है और कुछ विंडो पेन्स हैं जो डैमेज हुए हैं 8 to 10, तो वो रिस्टोर हो जाएंगे। तो एक सीबीआरआई की टीम स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए गई थी, क्या वो ये कह सकते हैं एटीएस और सुपरटेक स्ट्रक्चरली सेफ है और लोग यहाँ वापस आके आज शाम को रह सकते हैं? देखिए, जो अभी इनिशियल असेसमेंट तो बहुत प्रिलिमिनरी बाय आई होता है, उसके हिसाब से कोई कंसर्न नहीं बताया गया है। एंड जैसी सर्विसेज रिस्टोर होंगी, इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी रिस्टोर हो चुकी है, बाकी सर्विसेज जैसे ही रिस्टोर होंगी, रेजिडेंट्स अराउंड 6:37 दे कैन कम बैक। ट्विन टावर ब्लास्ट का इम्पैक्ट कितना ज़बरदस्त था ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि लोग महसूस कर पाए, जो भी आसपास के लोग रहते थे सोसाइटी में, लेकिन पार्श्वनाथ सोसाइटी के एक फ्लैट के बाहर में ये टाइल्स देख सकते हैं जो टूट के ऊपर से गिरा है। ये पहले नहीं था, हम लोग सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं और ये टाइल्स अभी ब्लास्ट के बाद जब ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया उसके बाद जो इम्पैक्ट उसका हुआ है उसके बाद ये टाइल्स यहाँ पे गिरा है। उस धमाके के बाद ही इस फ्लैट के बाहर जो है वो जो टाइल्स लगे हुए थे वो टूट के गिरा है और ये चारों तरफ बिखरा हुआ है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो न सिर्फ ये महसूस किया गया है और बल्कि इससे नुकसान भी हुआ है। अगर पार्श्वनाथ सोसाइटी में ये हुआ है तो जो इसके ठीक पास में था, जो ट्विन टावर के बिल्कुल पास में था, चाहे वो एटीएस की सोसाइटी हो या सुपरटेक की और दूसरी सोसाइटीज़ हो, उस पर निश्चित रूप से इस धमक का असर ज़रूर खतरनाक तरीके से हुआ होगा। एपेक्स और सियान टार बिल्कुल पीछे की तरफ हैं, जो कि अब जमीन में जाकर मिल चुके हैं, लेकिन जो इसका असर है वो आसपास के इलाकों पे कैसा हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं। कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, सामने एक पार्क पड़ता है, काफी बड़ा पार्क है ये, जहाँ के जो पत्ते हैं उनके ऊपर पूरी एक लेयरिंग आ गई है, पूरी थिक लेयर है ये यहाँ पे धूल की, जो कि इन पत्तों के ऊपर लगी हुई है।
साथ ही पूरे इलाके में ही धूल की परत तो चढ़ी ही हुई है, लेकिन खासकर यहाँ के पेड़ पौधे जितने भी हैं सभी के ऊपर आप देखेंगे तो एक मोटी चादर यहाँ पर धूल की, डस्ट पार्टिकल्स की, इन सभी पर लगी हुई है। हर तरफ पानी बिछाया जा रहा है ताकि ये जो पौधे हैं इनके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल हैं ये जम जाएं और उड़े नहीं, यानी कि जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो कम हो सके, उसी के लिए यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। न सिर्फ जो साइट है डिमोलिशन की वहां पर ये काम चालू है, बल्कि आसपास के 500 मीटर के इलाके में, चूंकि ये पार्क बिल्कुल सामने पड़ता है, तो यहाँ पर ये काम लगातार चल रहा है। ये आईआईटी मद्रास और साथ में जियो स्ट्रक्चर की टीम है जो कि कोचीन से आई है। इन्होंने पूरा एनालाइज किया। ये वो टीम है, अगर जो आप पीछे एटीएस या फिर सुपरटेक एमराल्ड या फिर पार्श्वनाथ देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर इंटैक्ट कैसे रहे, तो इनसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि पूरी स्टडी का जिम्मा और पूरा इसे इंटैक्ट रखने का जिम्मा इन्हीं के पास था। क्या नाम है आपका और कहाँ से आप, आपकी पूरी टीम ने क्या क्या काम किया? बहुत जो काम किया वो काबिल तारीफ है, क्योंकि सब कुछ इंटैक्ट है अभी तक। तरुण नस्कर, असिस्टेंट प्रोफेसर आईआईटी मद्रास। सो हम लोग क्या किए थे, 10 जियोफोन 3D जियोफोन लगाए थे ऑल द बिल्डिंग में, और यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर लगाए थे, जो गेल पाइपलाइन है वहाँ पे एक्सेलेरोमीटर। सो जितना भी वाइब्रेशन हुआ है रिकॉर्डिंग पूरा 2-3 घंटे से हम लोग पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी उसका एनालिसिस करके उसका हम लोग रिपोर्ट। स्ट्रक्चर, क्योंकि आसपास की इमारतें हैं वो भी इंटैक्ट रखना आप लोगों की जिम्मेवारी थी, क्या सब कुछ ठीक है? कहीं पे कोई डैमेज हुआ? कैसे उसे कंट्रोल किया आपने? नहीं, अभी हम लोगों की जिम्मेदारी ये था कि इसमें जो फॉल होता है इसमें क्या वाइब्रेशन आएगा वो जेट डिमोलिशन ने प्रेडिक्ट किया था। तो वो जो वाइब्रेशन जब आता है तो सामने का जो बिल्डिंग कैसे बिहेव करेगा हम लोग स्टडी किया, और जो एक्चुअल वाइब्रेशन क्या आया वो आईआईटी चेन्नई का टीम मेजर किया। तो अभी हमारा एनालिसिस से अभी पूरा एनालिसिस करना बाकी है, लेकिन एवरीथिंग हैज़ गॉन एज परफेक्टली प्लान्ड। जैसे प्लान किया था वैसे ही हुआ। 9 सेकेंड में ब्लास्ट हुआ, वाटरफॉल कोलैप्स एक्सपेक्ट किया वो हुआ। सो ऑल दोज थिंग्स हैज गॉन एक्जैक्टली एज प्लान्ड। ये हाउसिंग सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव है। सर, आपकी टीम अंदर आ गई है, आपका असेसमेंट क्या है? असेसमेंट तो सारी एजेंसीज कर रही हैं। सो वी आर गेटिंग आवर सर्विसेज अप 1 by 1। गैस में आईजीएल है, आईजीएल अभी टावर बाय टावर इंस्पेक्शन कर रहा है। जैसे जैसे टावर क्लियर होते जा रहे हैं उसकी गैस सप्लाई ऑन होती जा रही है। सेम चीज़ इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो रही है। सोसाइटी के अपने जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का मुआयना कर रहे हैं। जैसे जैसे टावर क्लियर करते जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी रिस्टोर हो रही है, और जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूरी आ जाएगी तो वाटर सप्लाई भी चालू हो जाएगी। तो कितनी देर में आपको लग रहा है कि ये सारी गतिविधि पूरी हो जाएगी? कुल कितने टावर हैं सुपरटेक एमराल्ड में? देखिए, टावर तो करीबन 16-17 टावर हैं, ठीक है। अब इसको टाइम कितना लगेगा उसमें हम प्रेशर नहीं डाल सकते, ये एक सेफ्टी ऑडिट का मामला है। भगवान ने सब कुछ अच्छा कर दिया, सब अच्छा हो गया हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा लगा सबको। आपका क्या नाम है? जब आपको पता लगा कि आपको घर खाली करना पड़ेगा, क्या फीलिंग थी सोचते ही कि क्या होगा? मेरा नाम सुमन अग्रवाल है, लेकिन घर खाली तो नहीं किया था, बस थोड़े से ज़रूरी पेपर्स या कुछ यही चीज़ ले गए थे, क्योंकि ये पूरा विश्वास था कि बिल्डिंग तो गिरेगी नहीं या कुछ ऐसा नुकसान होगा नहीं। तो थोड़ा सा सामान का लग रहा था, लेकिन कुछ भी जो सुनने में आया कि किसी का एक भी पैसे का नुकसान नहीं हुआ। मैम, आपका क्या नाम है और कितना होपफुल थी सिचुएशन को लेकर, और अब कब वापस जाएंगे? मेरा नाम ममता अग्रवाल है। मैं 100% एश्योर्ड थी कि सब कुछ अच्छा होगा, हमारे वृंदावन बिहारी लाल जी सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे, और उन्होंने वैसे ही किया। बिल्डिंग गिरी ना, दाएं गिरी ना बाएं, सीधे धड़ाम नीचे ही गिरी, बिल्कुल परफेक्ट। और क्योंकि एडिफिस ने हमें इतना अपडेट किया हुआ था, हमें सब पता था कि कैसे होना है, तो इसलिए हमें तो कोई टेंशन ही नहीं थी। बस एक बार जब घर से तो मैंने जरूर ये डाला था अपनी सारी फैमिली ग्रुप्स में, वी आर इवैक्यूएशन अवर सोसाइटी फॉर 1 day। और उधर सोनाली फोगाट मर्डर केस में गोवा पुलिस की जांच के तार गोवा के ड्रग सिंडिकेट तक पहुंच गए हैं। गोवा पुलिस ने आज 2 ड्रग पैडलर्स के साथ साथ कर्लिस क्लब के ओनर एडविन को भी दबोच लिया है।
सोनाली केस में एडविन का भी लिंक जुड़ रहा है, क्योंकि एडविन को इस बात का पता था कि सोनाली को कर्लिस क्लब में सुधीर सांगवान और सुखविंदर ड्रग देने वाले हैं। इस बीच सोनाली मर्डर केस में घर वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है जो सिर्फ सीबीआई ही पता कर पाएगी? सोनाली मर्डर केस में नया खुलासा देखिए इस रिपोर्ट में। एक सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और ये 5 सेकेंड। सोनाली फोगाट के मर्डर की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, 5 सेकेंड के इस वीडियो में सब कुछ दिख गया। कर्लिस क्लब का डांस फ्लोर, डांस चल रहा है, किसी को नहीं पता कि इसी डांस के बीच में मर्डर का खेल भी चल रहा है। सोनाली फोगाट डांस करने आई थी, लेकिन उसका पीए सुधीर सांगवान उन्हें मौत की नींद सुलाने आया था। सीसीटीवी के इस फ्रेम को देखिए, साफ दिख रहा है कि सुधीर सांगवान जिस बोतल में ड्रग्स को मिलाकर लाया था, उस बोतल से जबरन सोनाली को ड्रग्स पिला रहा है। ये वही ड्रिंक है जिसमें 1.5 ml का मेथाम्फेटामाइन नाम के ड्रग्स का डोज मिलाया गया था। सुधीर ने सोनाली के हलक में जबरन मेथाम्फेटामाइन की डोज उतार दी। वीडियो में दिख रहा है सोनाली डांस कर रही है, वो इस ड्रिंक को पीना नहीं चाहती थी, लेकिन सुधीर सांगवान ने जबरन मेथाम्फेटामाइन के जहर को उसके गले में उड़ेल दिया। ये सारा कुछ इस 5 सेकंड के वीडियो में नजर आ रहा है। मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स बहुत घातक और क्विक रिएक्ट करने वाला एक केमिकल ड्रग्स होता है, और जब ये नसों में दौड़ता है तो सीधे उस इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और इंसान बदहास हो जाता है, नर्व पर काबू नहीं रहता, और यही डोज जब ज्यादा हो जाती है तो इंसान को मौत के आगोश में ढकेल देती है। 22 तारीख की रात को कुछ ऐसा ही हुआ। माना जा रहा है कि मेथाम्फेटामाइन की ज्यादा ड्रॉप सोनाली के ड्रिंक में दे दी गई और ड्रग्स ने असर दिखाना शुरू किया। सोनाली को काबू नहीं रहा। 5 सेकंड के इस वीडियो के बाद 24 सेकंड का एक और वीडियो आया। इस वीडियो में देख सकते हैं कि सुधीर सांगवान बेसुध हो चुकी सोनाली को लेकर वॉशरूम की तरफ जाता है। कर्लिस क्लब का लेडीज वॉशरूम ये वही इलाका था जहां किसी को कोई शक नहीं हो सकता था। सुधीर सांगवान सोनाली को वहीं लेकर जाता है। सोनाली 2 घंटे वॉशरूम में रहती है। वॉशरूम में क्या हुआ? आरोप तो यह है कि वॉशरूम में ही सुधीर सांगवान और सुखबीर ने सोनाली के कत्ल को फाइनल अंजाम दे दिया। पुलिस अभी जांच कर रही है और कर्लिस के वॉशरूम पर सस्पेंस बना हुआ है। हम इस वक्त नॉर्थ गोवा के अंजुना बीच के पास के कर्लीज जो क्लब है उसके बाहर हैं। कर्लीज क्लब जहां पे कल तक जो है मीडिया को जाने की पूरी एंट्री थी। जो एरिया था जहां पर सोनाली फोगाट वॉशरूम में गई थी, उस एरिया तक हमारी टीम गई थी, लेकिन अब कर्लीज क्लब के जो ओनर हैं एडविन न्यूज, उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्लीज क्लब के ओनर एडविन न्यूज को गिरफ्तार करके 5 दिन की पुलिस कस्टडी गोवा पुलिस ने ले ली है, जिसके बाद अब इस कर्लीज क्लब के अंदर का जो ज्यादातर एरिया है उसे बंद कर दिया गया है। बहुत कम कस्टमर यहां पर आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक और वीडियो सामने आया है जो उस डांस एरिया का था, उस डांस फ्लोर का था, जहां पर सोनाली फोगाट, सुधीर और सुखविंदर डांस कर रहे थे, जहां पर नजर आ रहा है सीसीटीवी में कि सोनाली फोगाट को सुधीर एक लिक्विड पिला रहा है, जबरन लिक्विड पिला रहा है, जिसके अंदर एमडी ड्रग्स होने का दावा गोवा पुलिस ने किया है। और इसी एमडी ड्रग और लिक्विड के कॉकटेल के कारण एक जहर सोनाली फोगाट के शरीर में लगातार जाता रहा और उस जहर के कारण सोनाली फोगाट की तबीयत बिगड़ने लगी और रात करीब 3:30-4 बजे के आसपास ये तबीयत और ज्यादा बिगड़ी, जिसके बाद सोनाली फोगाट को इसी कर्लीज रेस्टोरेंट के लेडीज टॉयलेट में लाया गया, जहां 2 घंटे तक सुधीर ने ऐसा आरोप है उनके घर वालों का कि उन्हें वहां पर रखा, उन्हें अस्पताल नहीं जाने दिया, और उसके बाद जब वो अस्पताल पहुंची तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उन्हें बचाया नहीं जा सका। तेरे इश्क में मरना सोनाली फोगाट को मेथाम्फेटामाइन के जहर से मारा गया। कोशिश न कर। इस बात को आरोपी कबूल कर चुके हैं, जिसके बाद गोवा पुलिस अब ड्रग्स सिंडिकेट को खोजने में जुट गई है। आज गोवा पुलिस ने सोनाली मर्डर में गोवा के बड़े ड्रग्स रैकेट को एक्सपोज किया और इस बात का भी खुलासा किया कि सोनाली के हलक तक
सुधीर और सुखविंदर ने मेथाम्फेटामाइन की डोज कैसे पहुंचाई। पुलिस ने रमा मांडरेकर नाम के एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है। रमा मांडरेकर एक दूसरे पैडलर दत्ता प्रसाद गांवकर को ड्रग्स सप्लाई किया करता था। दत्ता प्रसाद ने ही सुधीर सांगवान और सुखविंदर को 22 अगस्त की शाम को ड्रग्स की सप्लाई की थी, जिसे सुधीर ने वोदका में मिलाकर सोनाली फोगाट को पिलाया था। दत्ता प्रसाद और रमा मांडरेकर दोनों गोवा के लोकल ड्रग कार्टेल का हिस्सा हैं। ये दोनों अंजुना, शिवलिंग, वगातुर, असगांव, बागा बीच, कलगुड बीच, अरम्बोल बीच और महापसा मार्केट इलाके में जितने होटल और रिजॉर्ट हैं, सबके मालिकों और मैनेजमेंट को ड्रग के लिए अप्रोच करते थे। इनका कार्टेल इतना बड़ा और एक्टिव था कि नॉर्थ गोवा में किसी को कोई भी ड्रग्स की जरूरत होती थी तो इसी कार्टेल को कांटेक्ट करता था। तफ्तीश जो है इसमें निरंतर आगे बढ़ रही है। इनफैक्ट ये वाला भी इसी ही तफ्तीश का पार्ट था, क्योंकि इसके डिस्क्लोजर पे एनी ड्रग, एनी नैरकोटिक सब्सटेंस की सेल, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में ही ऑफेंस है, तो इसलिए इसमें इस पेडलर को भी बुक किया गया है। इसके अलावा जो जिस प्रेमिसेस पे हमें ड्रग पाई गई है, जो रिमेनिंग ड्रग्स थी, उसके मालिक को भी हमने इस मामले में आरोपी ठहराया है। लेकिन सुधीर सांगवान गोवा ड्रग्स रैकेट के संपर्क में आया कैसे? गोवा पुलिस के सामने सुधीर सांगवान ने बताया है कि लोकल ड्रग कार्टेल के संपर्क में सुधीर कुछ महीने पहले ही आया था, जब वो गोवा में एक पार्टी में आया था, और यहीं से उसने इस ड्रग सिंडिकेट के नंबर्स लिए और यहीं से सोनाली को ड्रग्स देकर मारने का प्लान भी तैयार कर लिया। सुधीर सांगवान पहले भी 2 बार द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में रुक चुका था और ड्रग माफिया के स्लीपर सेल दत्ता प्रसाद गांवकर को जानता था। दत्ता प्रसाद गांवकर से सुधीर ने एमडी की मांग की थी, लेकिन दत्ता प्रसाद के पास उस वक्त नहीं था, तो उसने रमा मांडरेकर से संपर्क किया, जो कलगुंड में ड्रग्स का धंधा किया करता था। रमा मांडरेकर ने 4000 में दत्ता प्रसाद गांवकर को ड्रग्स बेची और स्कूटी से ड्रग्स को लियोनी रिजॉर्ट के बाहर डिलीवरी की और इसने सुधीर और सुखविंदर को 6000 में बेचा। हम इस वक्त नॉर्थ गोवा के उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट है, और इस रिजॉर्ट के बाहर का ये एक तिराहा है, और इसी तिराहे पर दत्ता प्रसाद गांवकर, जो द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट का एक वेटर था, अंदर काम करता था, वो यहां पर आया था सुधीर और सुखविंदर को ड्रग्स देने। दत्ता गांवकर ने 6000 रुपए इस ड्रग्स के सुधीर और सुखविंदर से लिए, और ये जो पैसा है वो एटीएम से, नॉर्थ गोवा के एक एटीएम से विड्रॉ किया गया था, और उस विड्रॉ करके इस पैसे को जो है दत्ता गांवकर को इसी स्पॉट पर जहां पर हम अभी मौजूद हैं दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट जो है, उसका जो वेटर था वो सुधीर को पहले भी मिल चुका था। सुधीर 2 बार यहां पर पहले भी आकर रुक चुका था। सुधीर को नॉर्थ गोवा के अंजुना बीच और आसपास के इलाकों की पूरी जानकारी थी। सुधीर को यह भी पता था कि ड्रग्स कहां पर मिलता है, ड्रग्स कैसे लिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दत्ता गांवकर ने सुधीर को एक दूसरे ड्रग का ऑफर किया था, लेकिन सुधीर का कहना था कि उसे एमडी ड्रग ही चाहिए, क्योंकि एमडी ड्रग की जो लत है वो सोनाली फोगाट को लगी है और सोनाली फोगाट को एमडी ड्रग ही चाहिए। उसने खुद के लिए ये बात कही थी कि उसको खुद कंज्यूम करना है, सोनाली फोगाट का नाम नहीं लिया था, लेकिन जो जानकारी जांच में निकली है उसमें सोनाली फोगाट को एमडी ड्रग ही चाहिए था, ऐसा सुधीर ने पुलिस को बताया। जिसके बाद एमडी ड्रग लेने के लिए रमा मांडरेकर नाम का एक दूसरा जो ड्रग पैडलर है, जो साउथ गोवा के इन्हीं गलियों में आगे जो वाकचौर नाम का इलाका है, वाकचौर नाम के इलाके में रहता है, तो वहां से रमा मांडरेकर आया और रमा मांडरेकर ने स्कूटी से आकर ये ड्रग की डिलीवरी सुधीर के जो दत्ता प्रसाद गांवकर है उनको की थी, और दत्ता प्रसाद गांवकर जो दूसरा ड्रग पैडलर था, स्लीपर ड्रग पैडलर था, यानी कि ड्रग पैडलर कार्टेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन वो वेटर के रूप में काम करता था। किसी को पता नहीं था कि वो ड्रग पैडलर है, लेकिन जो कस्टमर होते थे उनको ये पता होता था कि ये ड्रग मुहैया करवा सकता है, और रमा मांडरेकर से वो ड्रग लेकर जो दत्ता है वो दूसरे कस्टमर्स को देता था, और कस्टमर्स जो है उस ड्रग का कंज्यूम करते थे। जो सुधीर ने सोनाली के साथ में ड्रग को कर्लीज जो क्लब है वहां पर कंज्यूम किया। सुधीर सुखविंदर ने दत्ता प्रसाद गांवकर का नाम लिया और वहां से रमा मांडरेकर का पता चला, और इसके बाद पुलिस कर्लिस क्लब के ओनर एडविन तक पहुंच गई। कर्लिस में नो ड्रग्स का बोर्ड भले लगा है,
लेकिन जब नारकोटिक्स की टीम यहाँ पहुंची तो वॉशरूम के फ्लश में उसे मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स मिली, जिसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी। और ये वही वॉशरूम है जिसमें सोनाली 2 घंटे तक बंद रही। कल इसमें ड्रग्स की डील में आरोपियों ने एडविन का नाम लिया और ये भी बताया कि सुधीर और सुखविंदर दोनों सोनाली को ड्रग्स दे रहे हैं। ये बात एडविन को पता थी, लेकिन एडविन ने इन्हें नहीं रोका। सोनाली फोगाट मर्डर केस मामले में तीनों आरोपियों को यहां पर कोर्ट से लाया गया है। तीनों आरोपी अभी अभी अंजुना पुलिस थाने पहुंचे हुए हैं और ये तीनों जो आरोपी हैं उसमें जो 2 हैं वो ड्रग पैडलर हैं और एक जो आरोपी है वो एडविन अंजुना बीच के पास जो होटल है उनके हैं। आप बताएं कि आपका इसमें क्या रोल है, क्या कहना चाहेंगे ड्रग सप्लाई। तो यहाँ पर साफ तौर पर जो ड्रग पैडलर हैं वो इस मामले में कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन तीनों को लॉकअप के अंदर ले जाया गया है। और ये जो लॉकअप है इसी में पहले सुखविंदर और सुधीर को रखा गया था। अब इसी लॉकअप में जो है तीनों जो आरोपी हैं एडविन और 2 ड्रग पैडलर इनको रखा गया है। और कुल 5 आरोपी हुए हैं एनडीपीएस के केस में और 2 आरोपी हुए हैं सोनाली फोगाट के हत्या मामले में। तो 2 अलग अलग एफआईआर है और दोनों एफआईआर में जांच जो है चल रही है। सर कुछ बोलना यहाँ पर पुलिस भी अभी कुछ बोलना नहीं चाह रही है, लेकिन निश्चित तौर पे दोनों केस में जो जांच है वो लगातार चल रही है। और 5 दिन की जो कस्टडी है वो तीनों आरोपियों की गोवा पुलिस को मिली है। और इस 5 दिन की कस्टडी के बाद गोवा पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि ये जो आरोपी हैं इनका कार्टेल कितना बड़ा है, ड्रग्स का कार्टेल कितना बड़ा है। ये दोनों ड्रग पैडलर जो हैं वो और कितने लोगों के संपर्क में थे। दत्ता गांवकर और रमा मांद्रेकर, ये 2 ड्रग पैडलर हैं। रमा मांद्रेकर ने ही ड्रग्स जो है एमडी ड्रग दत्ता गांवकर को प्रोवाइड किया था और दत्ता गांवकर ने ये एमडी ड्रग जो है सुधीर को प्रोवाइड किया था। सोनाली मर्डर की गोवा पुलिस जांच कर रही है। सोनाली के घर वाले जांच से संतुष्ट भी हैं, लेकिन कुछ है जो उन्हें खटक रहा है। सोनाली के घर वालों का आरोप है कि बात कुछ और है, जिसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तो क्या आपको मालूम था इस बारे में? मालूम उस दिन उसने खुद ने बोला है वहाँ पे गोवा पुलिस के सामने। हम जब गए हैं उनका, हमने जब सारा सामान कलेक्ट किया है, उनके आईडी, उनके बैग, मोबाइल फोन, तब उनसे हमने गाड़ी की चाबी, गाड़ी का पूछा कहाँ है, और फ्लैट की चाबी, घर की चाबियाँ, यहाँ फार्म हाउस के बारे में पूछा। वो गुड़गांव वाले फ्लैट पे एकदम बोला वो फ्लैट तो मेरे नाम है, मेरा है वो। जबकि वो उसका नहीं था। जब वो था ही नहीं उसका। अभी मैडम ने अभी लिया था, दोनों भाइयों ने अभी पैसे भेजे थे खुद के अकाउंट से। तो वो उसने जबरदस्ती अपने नाम करवाया हुआ था। वो जबरदस्ती जो भी है, और भी क्या क्या नाम करवा रखा अभी पता नहीं। अभी तो बस यही आज दाग किया, पता करेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी और कहाँ पे क्या नाम करवाई है, क्या क्या कर। तो कितनी खूबसूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। घर वालों को प्रॉपर्टी के लालच का शक है और जिस तरह से पॉलिटिक्स में भी सोनाली की छवि उभर रही थी, ये बातें कई लोगों को खटक रही थी। सवाल कई हैं। इस बीच गोवा सरकार ने भी कह दिया है कि घर वाले अगर चाहते हैं तो हर जांच का आदेश देने के लिए वो तैयार है। समंदर में किसी जहाज में आग लग जाए, समंदर के तूफान में कोई फंस जाए, समंदर में तलाशी और रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर ब्रेक के बाद। और समंदर में अनहोनी होने पर हमारी नेवी किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। चेन्नई के करीब बंगाल की खाड़ी में कोस्ट गार्ड के रेस्क्यू और तलाशी अभियान के अभ्यास की यह तस्वीर है। 2 दिन के इस युद्धाभ्यास का आज दूसरा और आखिरी दिन था। रेस्क्यू और तलाशी मिशन के इस अभियान को सारेक्स 2022 का नाम दिया गया था। समंदर में मछुआरों को बचाने का अभियान का भी अभ्यास कोस्ट गार्ड ने यहां किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।